नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। इंडोनेशिया के बाली शिखर सम्मेलन यानी G20 में भारत का जलवा देखने को मिला। बाली शिखर सम्मेलन में आने वाले वर्ष के लिए भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। वहीं पीएम मोदी ने भारतीय नागरिक के लिए गर्व की बात करार दिया है। पीएम मोदी ने G20 स्टेज से दुनिया को साधा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दुनिया के सामने फ्यूचर प्लान भी रखा। पीएम मोदी ने कहा कि शांति के रास्ते पर हमें लौटना होगा, रूस यूक्रेन जंग का कूटनीतिक समाधान निकालना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर जरूरी चीजों की एक तरह से कमी हो रही है, इसका जिक्र भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास में महिलाओं के भागीदारी को बढ़ाना होगा और इसे जरूर एक तरह से बताया। और सबसे अहम जो मुद्दा बाली में और G20 में पीएम मोदी ने उठाया, उन्होंने कहा कि विश्व शांति के लिए मजबूत संदेश देने की आवश्यकता है और इस पर उन्होंने काफी जोर दिया। तो G20 समिट में पीएम मोदी और भारत का एक तरह से जलवा देखने को मिला है। आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन अंशु अवस्थी साहब भी चर्चा का हिस्सा है। अंशु अवस्थी जी और प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास जी, दोनों लोगों का बहुत वेलकम प्राइम डिबेट इंडिया में न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं सबसे पहले प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि G20 में हिंदुस्तान को अब एक साल के लिए अध्यक्षता एक तरह से मिली है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत गर्व का एक तरह से मकाम है और मौका है। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जी। और पूरे देश के लिए, हर भारतवासी के लिए पे भी इस टाइम पे रह रहा है, उसके लिए बहुत ही एक प्राउड मूवमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये बड़े क्रूशियल टाइम्स हैं इस टाइम पे दुनिया के लिए। और जिस तरह से चेंजेस हो रही हैं, बदलाव हो रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं, सिर्फ इकोनॉमिक समीकरण या इकोनॉमिक कैपेसिटी में या इकोनॉमिक इकोसिस्टम में नहीं, बट पॉलिटिकल इकोसिस्टम में, और जिस तरह से रिलेशनशिप बिल्डिंग हो रही है बिटवीन वेरियस कंट्रीज, बिटवीन वेरियस कॉन्टिनेंट्स या वेरियस ग्रुप्स के बीच में, तो वो सब एक बड़ा ही क्रूशियल फेज है पूरी दुनिया के लिए। और ये आगे के स्टेप्स और आगे का जो भी प्रचलन होगा, जिस तरह से सिस्टम्स चलेंगे 2020 या 2070 तक, वो सारा डिफाइन होगा। अगले 100 साल की सारी चीजें अगले कुछ ही सालों में डिफाइन होंगी कि किस तरह से कॉम्बिनेशंस डेवलप होंगे और कैसे होंगे। आप देखें, हर तरफ से कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी है लोगों के बीच में। इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हुई है। आप देखें जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी का चलन हुआ और जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी की अभी बैंक्रप्सी, FTX जो उनकी मेजर एक्सचेंज थी, उसकी बैंक्रप्सी हुई, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी या सस्टेनेबिलिटी या क्लाइमेट चेंज जिसे कहा जाता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किस तरह से हर देश अपने कार्बन बढ़ाता ही जा रहा है, तो दुनिया किस कगार पे जाएगी। और एक दो दिन पहले ही दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो गई है। तो अब इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? इस सारे दौर में भारत को एक इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का प्रतिनिधि बनना, एक लीडर बनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप देखिए, आज ही जो अटैक हो गया पोलैंड पे, एक मिसाइल गिर गया और उससे लोगों हताश भी हुए। तो वो सारा एस्पेक्ट जो होगा उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, यूक्रेन रशिया वॉर को कैसे देखा जाएगा, EU क्राइसिस को कैसे आगे किया जाएगा। और भारत इस समय, जैसे कि हमने पहले भी देखा, जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, भारत एक ग्लोबल लीडर की तरह उभर के आया। जिस तरह से भारत ने अपने पक्ष रखे, जिस तरह से भारत ने दुनिया के सामने वेरियस एस्पेक्ट्स रखे और उनको मजबूर किया कि उस तरफ चले, इसी तरह से सिक्योरिटी ठीक होगी। तो काफी सारा चीजें थमने में आई। कोविड 2020 का जो कोविड हुआ, उस तरह से जिस तरह भारत ने लीडरशिप दिखाई, 1.3 बिलियन पीपल इस देश के, और उनको कैसे मैनेज किया गया, कोविड को कैसे मैनेज किया। तो मुझे लगता है कि बड़ा ही कठिन समय भी है, पर भारत में इतनी क्षमता है कि इस कठिन समय में
सामने आए वो दुनिया को लीड कर सके। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं अंशु अवस्थी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गुलरेज शेख साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलरेज शेख जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। मैं सबसे पहले अंशु अवस्थी जी आपसे रिएक्शन ले लेता हूं, जहां पर प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास ने बात छोड़ी है कि यह बहुत क्रूशियल टाइम है। और आज आप देखिए, क्या अंशु अवस्थी जी से आप मानते हैं कि दुनिया में लगातार भारत का कद बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, जो G20 सम्मेलन की जिम्मेदारी को मिली जी, तो भारत तो इसमें पहले से शामिल है। 1999 में जब से गठन हुआ तब से इसमें शामिल है। कोई ऐसा नहीं कि पहली बार शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले भी देश के वित्त मंत्री, गवर्नर्स किया करते थे। चूंकि ये जो यूरोपीय यूनियन, उसके अलावा जो 19 देश हैं, जिसमें अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना और भारत जैसे देश शामिल है, चाइना शामिल है, तो ये पूरे देश की, पूरे विश्व की 80% जीडीपी वाले देश हैं। तो इसका जो उद्देश्य है वो तो ये है कि अर्थव्यवस्था में सुधार किए जाए। लेकिन अर्थव्यवस्था के सुधार के स्तर पर अगर देखें भाजपा सरकार के कार्यकाल को, तो नोटबंदी जैसी जो उन्होंने आपातकाल लगाया, जीएसटी थोपने का काम किया, उससे तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। विश्व स्तर पर इसकी निंदा, इसलिए प्रधानमंत्री G20 सम्मेलन में गए, जो अर्थव्यवस्था को लेकर बनाया गया मंच है, तो उस पर तो वो तारीफ करते नहीं दिखते कि हमने जो है नोटबंदी की थी, उससे फायदा हुआ। यानी कहीं कहीं नोटबंदी जो है वो आम आदमी के ऊपर एक मार थी, आम आदमी के ऊपर एक हमला था। दूसरा, G20 का नेतृत्व भारत को मिला है, ये अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और रूटीन में सभी को इसका मौका मिलता है। लेकिन सवाल जो है, लेकिन अंशु अवस्थी जी, आप देखिए कि G7 का मेंबर बनने की भी चर्चा चल रही है भारत की। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में भी 1 महीने के लिए भारत को कमान मिली है। तो वहीं पर आप देखिए कि शंघाई सहयोग समिट जो है, वहां की भी कमान भारत को मिली है। तो भारत का कद लगातार वर्ल्ड लेवल पर आप देखिए तो बढ़ता जा रहा है। इसे तो आप मानेंगे? देखिए, बिल्कुल, भारत की जहां पर प्रशंसा होगी उसको हम मानेंगे। और भारत का कद आज से नहीं बढ़ता जा रहा है। भारत का कद जिस दिन से देश आजाद हुआ उस दिन से बढ़ता जा रहा है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति है कि उस समय भी अमेरिका और चाइना और रसिया सभी भारत को अपने पक्ष में लेने के पक्षधर थे, लेकिन भारत गुटनिरपेक्ष देशों का अगुवाकार तब बन चुका था उस समय में। आप याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष के अध्यक्ष थे, उसके बाद इंदिरा गांधी थी। और जहां तक रही बात संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की भी अध्यक्ष पंडित विजय लक्ष्मी पंडित रह चुकी है। तो भारत का कद, ये 70 साल का जो हमारी विदेश नीति है, इसकी वजह से लगातार बढ़ रहा है। ये हमारे लिए फक्र की बात है। हम कभी नहीं कहते कि कद बढ़ रहा है तो उसका स्वागत नहीं होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए सबक है जो 8 साल के हो चुके हैं, यानी जिनकी पैदाइश 2014 में हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। 8 साल के हो गए, लेकिन अभी भी मोदी जी की पीठ पर घूमते हैं। ठीक है, मैं गुलरेज शेख जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं और गुलरेज जी से ही इसका जवाब ले लेता हूं। गुलरेज जी, कांग्रेस इसे को उपलब्धि जरूर मानती है, लेकिन कांग्रेस का यह मानना है कि यह विदेश नीति तो 70 साल से चली आ रही है, नेहरू जी के वक्त से ही चली आ रही है। नहीं, विदेश नीति नेहरू जी के समय इतनी अच्छी चली थी। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं कि ये कश्मीर के मसले को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर गए, वो उसकी वजह से क्या हुआ सब मैं छोड़ दूंगा। देखिए, मैं नहीं, ठीक है अंशु अवस्थी जी, देखिए नहीं, गुलरेज जी अभी बोलना शुरू किया, थोड़ा सा बोलने दीजिए, उसके बाद इंटरप्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है, मुझे 5 मिनट बाद निकलना है। नहीं, ठीक है अंशु जी, मैं दोबारा से मौका आपको दूंगा। गुलरेज जी बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं दूंगा मौका। जी, बात हो रही है, G20 की बात हो रही, तो ये उधर क्यों चले गए? कश्मीर पे डिबेट करिए, मैं जवाब देता हूं कश्मीर पर। नहीं, चलिए ठीक है अंशु जी, मैं आ रहा हूं। मैं गुलरेज जी G20 पर ही बात करेंगे। जो चीजें आपने कही, देखिए, आपने नेहरू जी का जिक्र किया, आपने अंशु अवस्थी जी, आपने नेहरू जी का जिक्र किया, आप 70 साल की विदेश नीति की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो वो तमाम चीजें आएंगी चर्चा में ना गुलरेज जी। देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। इन्होंने यूएन और विजय लक्ष्मी पंडित जी की भी बात की थी। इन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट की भी बात की थी। और अब ये मैं जब बात कर रहा हूं तो ये G20 पर खींच कर आ रहे हैं मुझे।
तो ये कांग्रेस की बेशर्मी और बेहयाई और बदतमीजी और नालायक है। देखिए डिबेट पर आ जाइए, डिबेट पर आ जाइए। देखिए नहीं डिबेट पर आ जाइए, डिबेट पर आ जाइए। ये सही नहीं है। देखिए हमारा मकसद आपस में लड़वाना नहीं है। देखिए चर्चा पर आ जाइए। G20 पर हम बात कर रहे हैं और आज हमारे लिए बहुत गर्व का मकाम है, बहुत फख्र का हमारे लिए मौका है। आज G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। पीएम मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है, तो इस पर आज हमें लड़ना नहीं है, इस पर चर्चा करना है किस तरह से आज हिंदुस्तान लीड कर रहा है दुनिया को। गुलरेज जी, आपको ये समझना होगा कि आज का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोल बन के भारत उभरा है मोदी जी के नेतृत्व में। और आज ये कहना भी कोई गलत बात नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति का मरकज बनता जा रहा है हिंदुस्तान। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप पिछले 4 महीने की जो फॉरेन डेलीगेट्स की विजिट हुई है उसको उठाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि भारत का रोल कितना आगे बढ़ चुका है और हमने जिस तरह से अपने इंटरेस्ट्स को आगे रखा। देखिए मैं नहीं कह रहा कि भारत की फिर विदेश नीति पहले कभी भी नहीं थी, लेकिन हाँ पहले हम जो थे ना वो एक तरह से चुप होकर बैठ जाते थे, हर गलत बात को भी पश्चिम की सुनते थे। आज जहां पर अपना आप स्टैंड रखना होता है हम बाकायदा अपने स्टैंड को रखते हैं, हमारे हितों को सर्वोपरि रखते हैं। पूरी दुनिया का प्रेशर आया था साहब कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, हमको उसमें फायदा दिखा, हम तेल खरीदा। जहां पर रशिया का विरोध करने की बात आई थी हमने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन जहां पर रशिया को भी कहना था बड़े स्पष्ट रूप से मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन को कहा कि दिस इज नॉट एन एरा फॉर वॉर, तो भारत की भूमिका बड़ी निर्णायक हो जाती है। फिर आप ये बात भी मत भूलिए कि किसी जमाने में जियोपॉलिटिक्स का पूरा केंद्र हुआ करता था ईस्टर्न यूरोप, फिर वह सेटल हुआ मिडिल ईस्ट पर और अब जो है इंडो पैसिफिक पर है। क्या इंडो पैसिफिक की परिकल्पना भी कोई कर सकता है बिना हिंदुस्तान के? तो आपको जितना कुछ दिख रहा है, चाहे क्वाड के रूप में दिख रहा हो, चाहे इतने सारे अलाइनमेंट्स के रूप में दिख रहा हो, दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स का मरकज आगे आने वाले कई दशकों तक हिंदुस्तान रहना है। अभी कुछ दिनों पहले यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी का जो वक्तव्य आया, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा हम चाहते हैं कि भारत जो है सप्लाई चेन्स में हिस्सेदारी बने चाइना को हटाकर। तो जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स यहाँ पर एक साथ चल रही है और जो बॉडी लैंग्वेज होती है साहब बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब मोदी जी से वहां इमैनुअल मैक्रोन मिले तो आप बॉडी लैंग्वेज को देखिए, जिस प्रकार से जो बाइडेन मिलते हैं तब उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। ये बॉडी लैंग्वेज भू राजनीति अर्थात जियोपॉलिटिक्स में बहुत प्रदर्शित करती है, बहुत कुछ बयान कर देती है। और अभी 3 जो बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे G20 हो, इन सब की सदरता हिंदुस्तान के पास आ रही है। मतलब आप ये सोचिए कि हर जगह कास्टिंग शेडो में और कास्टिंग वोट पर हिंदुस्तान रहेगा और बहुत सारे निर्णय हिंदुस्तान के अनुकूल होंगे। अंशु अवस्थी जी, बहुत छोटा सा आपका रिएक्शन, मुझे ब्रेक पर भी जाना जी। गुलरेज जी अभी हमारे साथ ब्रेक से पहले तक हैं जी। आप सबके बारे में सबकी बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे। मुझे बताएं कि चाइना के राष्ट्रपति से मिले तो क्या बात की उन्होंने कि कर्नल वी संतोष, चाइना के सैनिकों ने जान ले ली, क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति है? हमारे गलवान घाटी में 20 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए और ये किस विदेश नीति की बात करते हैं? आपको हर जगह सिर्फ अपने आप को फोटो सेशन में रखना है। आपको फोटो का शौक है, कम से कम देश का तो सम्मान करिए, देश की इज्जत और देश की मर्यादा का तो सम्मान करिए, देश के स्वाभिमान का सम्मान करिए। चलिए दूसरा कहते हैं गुलरेज जी, मुझे ब्रेक पर जाना। गुलरेज जी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अंशु अवस्थी जी के सवाल का जवाब दीजिए। 1971 का वार इनको याद होगा जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, हमने अमेरिका की भी नहीं सुनी थी। साहब आपको जाते हैं झूला झूलाते हैं, आपको पता है कि मुझे जाना है ब्रेक के बाद, तो इसलिए इस प्रकार से कर रहे हैं ये। नहीं ठीक है, अब जल्दी से जवाब दे दीजिए गुलरेज जी। देखिए क्या जवाब देंगे, इनके पास जवाब नहीं है। झूला झूलाते हैं, उसके बाद हमारे सैनिकों को गलवान में चाइना के लोग मार जाते हैं। क्या जवाब है इनके पास? इनके पास कोई जवाब नहीं है। पॉलिटिक्स पढ़ते नहीं हो। नहीं, मैं तो ये बात कह रहा हूँ, जियोपॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, आप बताइए ना। चलिए वर्सेस विंडो ले लीजिए, थोड़ी देर दोनों लोग बात करेंगे। गुलरेज जी भी और अंशु अवस्थी जी अपने फैक्ट रखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए। आपकी क्या पॉलिसी है? मैं बिना पढ़े लिखे लोगों आप किस तरीके से झूला झूला रहे थे? आप किस तरीके से झूला
के राष्ट्रपति को क्या परिणाम हुआ? आपने तो देश का अपमान करने का काम किया। सुन लीजिए मेरा, और रही बात भारत की स्वाभिमान सम्मान की, तो उससे कांग्रेस पार्टी कभी समझौता नहीं चाइना ही है। सुन लीजिए, आप तो नहीं बता पाए कि जो आरडीएक्स आया था वो कहां से आया था? मैं निकलता हूं, कोई पुलवामा। नहीं, ठीक है गुलरेज जी जवाब दे दीजिए। अंशु जी जवाब सुनना चाह रहे हैं, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। आप उनको म्यूट करें। नहीं ठीक है, वो सुन रहे हैं, जवाब दीजिए। जी जवाब दे दीजिए चैनल पर बैठकर। गुलरेज जवाब दे दीजिए, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा और फिर आपको भी जाना है। अभी एक बात कही थी कि जब वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अहम होती है। यहाँ शी जिनपिंग मैसेज दिया गया कि G20 की साइड लाइंस पर शी जिनपिंग से कोई बात नहीं की गई। ऋषि सुनाक से भी बात होती है साइड लाइंस पर अलग से, जो बाइडन से भी होती है, इमैनुअल मैक्रो से भी होती है, सऊदी वालों से भी होती है, दूसरों से भी होती है, लेकिन उन महोदय से नहीं की गई। बड़ा स्पष्ट मैसेज है, क्लियर कट मैसेज है ये कि जब तक बॉर्डर सामान्य नहीं होंगी, तब तक कोई बातचीत नॉर्मल नहीं होगी। बड़ा स्पष्ट मैसेज है। चलिए ठीक है, मैं लगातार, क्योंकि मुझे बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना, और गुलरेज शेख जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको चलना है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी जिस तरह से G20 सम्मेलन में भारत का डंका बजता रहा है, भारत का जलवा रहा है, उस पर लगातार हम चर्चा करेंगे। तो प्राइम डिबेट में आज हम चर्चा कर रहे हैं G20 में जिस तरह से भारत का जलवा रहा है, और अब भारत को अगले 1 साल के लिए G20 का अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्षता दी गई है। ये बड़े ही फख्र का एक तरह से पूरे मुल्क के लिए ये मौका है। मैं ब्रेक के बाद प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास जी आपके पास आना चाहूंगा। परीक्षित सिंह मनहास जी, आज दुनिया के सामने कई संकट हैं, और इस मौके पर आप देखिए कि लगातार भारत का कद बढ़ रहा है। जिन चीजों का मैंने जिक्र ब्रेक पर जाने से पहले किया था, G7 की बात करें, सुरक्षा परिषद की बात करें, संघाई सहयोग की बात करें, लगातार हिंदुस्तान को एक बड़ा मकाम मिलता जा रहा है इन बड़े जो वर्ल्ड लेवल के जो स्टेजेस हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। भारत, मैंने जैसे पहले भी कहा था और अभी फिर मैं बता रहा हूं कि भारत अपनी नीतियों के द्वारा, अपनी कारकर्दगी द्वारा आगे ही बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से भारत आगे आगे विश्व में सब देशों को लीड कर रहा है, वो एक बड़ा ही सराहनीय बात है। देखिए, इस समय जिस तरह से दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं। जी परीक्षित जी, India is acting as a catalyst for a global change. India is acting as a catalyst for a global change. शायद मेरा नेटवर्क बीच में खराब हो गया था। नहीं, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी, कंटिन्यू। ठीक है, तो जिस तरह से ये इंडिया इज एक्टिंग एज अ ग्लोबल चेंज, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो कहना चाहूंगा, भारत इज अ मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसकी वजह से ही, और जिस तरह से भारत ने बार बार अपनी नीति रखी है कि एक दुनिया, एक फैमिली, एक फ्यूचर, ये भारत की नीति रही है। ये अब सबको प्रभावित कर रही है। ये सबको भारत के समय प्रभावित कर रहा है। जो वासुदेव कुटुंबकम की जो हमारी नीति है, वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली, तो उसके हिसाब से भारत की जो चीजें हैं, दुनिया की पूरी नजरें हमारी तरफ हैं। और जिस तरह से अभी तकरीबन मैं कहूंगा 70 देश हैं इस समय दुनिया में जो डेट क्राइसिस से जूझ रहे हैं, और पूरी तरह जूझ रहे हैं। देयर इज स्ट्रॉन्ग चेंज, काफी स्ट्रॉन्ग चेंज चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए वर्ल्ड बैंक में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, WTO में, इन सब में काफी चेंजेस चाहिए। और भारत ने जिस तरह से दिखाया अपनी लीडरशिप में, किस तरह से भारत ने इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल किया, कोविड के दौरान जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ पूरी दुनिया में, भारत उससे नियर निकल गया। भारत को थोड़ा बहुत 1-2 महीने की दिक्कत हुई, पर उसके बाद भारत बिल्कुल सफाई से निकल गया, और भारत ने अपनी देश की इकोनॉमिक स्लोडाउन उतना नहीं होने दिया जितना बाकी देशों में इंपैक्ट हुआ। तो ये सब दुनिया तो देख ही रही है। दुनिया देख रही है कि यहाँ पे कैसे हम स्ट्राइव कर रहे हैं प्रोग्रेस के लिए और ग्लोबल प्रोग्रेस के लिए। तो वो सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि भारत के लिए एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षण है। मैंने जैसे कहा कि अगले 1-2 साल बहुत क्रूशल होने वाले हैं। ये भारत का फ्यूचर मेक और मार कर सकते हैं। और जिस तरह से भारत अग्रेसिवली परस्यू कर रहा है चीजों को, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये एग्रेशन ही कहीं ना कहीं दुनिया को ये दिखा रहा है कि भारत विल नॉट टेक एनी नहीं, बिल्कुल पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर है, और दुनिया जो है, जो बड़े ममालिक है दुनिया के, वो भारत की तरफ बड़ी गहरी नजर से देख रहे हैं। मैं अंशु अवस्थी जी आपके पास आना चाहूंगा।
अंशु अवस्थी जी, क्या वाकई में इसे सरकार की फॉरेन पॉलिसी और मजबूत फॉरेन पॉलिसी आप मानते हैं? जिस तरह से यूरोप के कंट्रीज की हम बात करें या दुनिया के जो दूसरे बड़े कंट्रीज हैं, जो सुपर पावर कंट्रीज हैं, उनसे इंडिया और भारत के जो रिलेशन है वो काफी मजबूत हुए हैं हालिया दिनों में। देखिए, मैंने ये बात तो ओपनिंग रिमार्क में कही है आपसे जी कि भारत की जो आबादी दिख रही है उसके पीछे जो 70 साल की हमारी मेहनत है उसका परिणाम है। जो कांग्रेस की सरकारें रही या पिछली जो भी सरकारें रही, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं, जी जी, जितनी सरकारें हैं उन सब का योगदान है। ये बात उनको सीखनी चाहिए, उनको सबक लेना चाहिए। जो 8 साल से पंडित नेहरू की पीठ पे लदे हुए उनके पीछे छिप जाते हैं जाके, 8 साल के हो गए अभी चल ही नहीं पा रहे, हर बार जब कोई कारण आता तो नेहरू जी के पीछे छिप जाते हैं। दूसरा, अर्थव्यवस्था को लेकर बात करते हैं, क्योंकि G20 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इस विश्व में जो हमारे 80% जीडीपी होल्ड करने वाले कंट्री हैं, इसमें कैसे अर्थव्यवस्था का सामंजस्य हो, कैसे उसका अच्छे से समागम बन सके, इसको लेकर चर्चा है। तो हम तो ये जानना चाहते हैं, भाजपा के साथी ये बात बता नहीं पा रहे कि क्या कोई ऐतिहासिक निर्णय ऐसे हुए कि जिससे इस देश का एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि लगातार एक्सपोर्ट घट रहा है। उसका कारण है कि इस देश में महंगाई बढ़ रही है, हमारा जो लागत है वो बढ़ रही है, तो हम वर्ल्ड लेवल के प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन नहीं कर पा रहे, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे जो दूसरे कंट्रीज की प्रोडक्शन कॉस्ट वैल्यू है। तो टेक्निकल चीजों में समझने की जरूरत है। जब लागत बढ़ जाती है तो उस पर क्या हमने रणनीति बनाई है, उसको लेकर जिस तरीके का इन्होंने नोटबंदी जैसे सुनामी का काम किया, इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ने का काम किया, इस देश के आम आदमी की आय लगातार घटती जा रही है। तो आज G20 सम्मेलन ठीक है, रूटीन में सभी के पास आता है। अब जब इंडोनेशिया जैसे देश को सम्मेलन मिल गया है तो भारत को भी मिला, ये तो अच्छी बात, हम इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आपके पास इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं, लेकिन अंशु अवस्थी जी, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं कि दुनिया के कई बड़े प्लेटफॉर्म, कई बड़े स्टेजेस ऐसे जहां पर हिंदुस्तान को एक साथ मौका मिला है। G7 की हम बात कर रहे हैं, G7 में अब चर्चा चल रही कि हिंदुस्तान को मौका मिलने वाला है। एक मिनट में कंप्लीट कर दे रहा हूं। जी जी जी, देखिए, G20 G7 का ही एक विस्तारित रूप है, एक्सटेंशन आपको जो फ्रेम में दिख रहा है वो G20 है। तो सवाल ये है कि जो भी भारत को आज सम्मान मिल रहा है उसके पीछे इस देश के 130 करोड़ लोगों की प्रतिभा है। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है, भारत में आज सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, होप है, इसलिए लोग आ रहे हैं। भारत के पास कस्टमर है। हम तो चाहते थे कि हम प्रोडक्शन करें, लेकिन क्या करें, सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि हमें मजबूरन इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी होती तो आज निश्चित तौर से एक्सपोर्ट बढ़ता, आज देश में रोजगार। हम तो इसीलिए बार बार बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। क्या कहीं पर दिखाई पड़ी कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो कहती है हम तो प्याज खाएंगे नहीं, हम तो गाड़ी से चलेंगे नहीं, वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देती हैं, तो उनके बारे में क्या बात करेंगे आप? प्रधानमंत्री जी तो नाली से गैस बनवाते, गटर, नाली के गटर से गैस बनवा देते हैं। तो ऐसे लोग तो देश का कबाड़ा कर रहे हैं, क्या अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे? ये सिर्फ दोषारोपण कर सकते हैं। चलिए, मैं प्रोफेसर प्रेक्षित सिंह मनहास जी से कुछ चीजें और फॉरेन पॉलिसी पर समझ लेता हूं। प्रोफेसर प्रेक्षित सिंह मनहास जी, क्या वाकई में जो बात यहां पर अंशु अवस्थी जी कह रहे हैं कि 70 साल से हमारी जो विदेश नीति मजबूत रही है और उस पर पहले भी काफी काम हुआ है, लेकिन क्या आज की जो फॉरेन पॉलिसी है उसे और आज से पहले की, जाहिर सी बात है कि ये जो फॉरेन पॉलिसी होती है सबके लिए, बहुत पूरे मुल्क के लिए गर्व की बात होती है, तो आज की फॉरेन पॉलिसी को और पहले की फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से देखा जाए? यह कोई बदलाव आपको नजर आता है इस बीच में? देखिए, एक पहली चीज तो ये जरूर स्पष्ट होती है कि जनरेशन्स काम करती हैं तभी तरक्की आगे आती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हम ये बोलें कि पहले काम नहीं हुआ या बाद में काम हुआ। ऑब्वियसली सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने एफर्ट्स जरूर किए हैं और करते रहे हैं, बट आज की जो हमारी नीतियां हैं, आज जो फॉरेन पॉलिसी है, ये थोड़ी एग्रेसिव नेचर की है और इस एग्रेशन से हम दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इस दुनिया में अपना
वर्चस्व रखते हैं और हमारे पास ये ताकत है। ऑब्वियसली बिल्टअप तो होता है, सब्सिक्वेंट पीरियड्स पे बिल्डअप होता है, सब्सिक्वेंट पीरियड के बेसिस पे होता है, पर जिस तरह से इस टाइम पे हम चार मंत्रों को लेके अपना सिस्टम चला रहे हैं, जैसे हम इनोवेशन, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, टैलेंट, ये सारा अब इसका समीकरण जिस तरह से सामने आ रहा है और जिसकी वजह से इस समय दुनिया में हर 10वां यूनिकॉर्न हमारे देश में हो रहा है, तो उससे अब हमारा कद और ज्यादा बढ़ गया है और उसको एक प्रॉपरली प्रोजेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो इस सरकार ने नो डाउट बहुत अच्छी तरह से किया है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप अपनी जो भी काबिलियत है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो भी आपके बेसिकली आपका अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ्स और स्वॉट जिसे हम कहते हैं जितना है, उनको कैसे मैनेज करना, वो इस सरकार ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया और दुनिया ने अब ये चीज जरूर सराहनी शुरू की है, क्योंकि सारे मॉडल्स अब फ्लॉप हो रहे हैं, बट जो जैसे मैंने कहा ना, वी आर मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और हमने जैसे अपना डेमोक्रेटिक सेटअप टूटने को जिस तरह से चला रहे हैं, यूनिटी की तरह चला रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरह से हम बिल्कुल इसे मेंटेन करके रखना होगा और आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, तो ऐसे में ये एक गर्व का मकाम और एक हम लोगों के लिए भी एक फख्र का मकाम है, पूरे भारतीयों के लिए। लेकिन क्या इसी रास्ते पर हम बरकरार रहेंगे और क्या जो हमारी नीति है इस पे और मजबूती आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास जी, अंशु अवस्थी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए इस डिबेट में अभी फिलहाल नमस्कार।